हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है। अगर आप 12th बोर्ड देना चाहते हैं तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट में भी ये आएगा, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। मीटर जो ब्रिज है वो बेस्ड है किस पे? कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे। मीटर ब्रिज based on concept of Wheatstone bridge. Meter bridge based on the concept of Wheatstone bridge. This is meter bridge having 1 meter or 100 centimeter of meter scale, which is used for determine the exact position of null point. null point का एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज are used for determination of unknown resistance. We know that R equal to rho L divided by area for any wire rho and A इज क्या होगा? कांस्टेंट होगी। तो आप लिख सकते हैं कि R इजिकल टू रो एल बटे एरिया, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो R इजिकल टू 5 इंटू L। इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि R1 बटे R2 इजिकल टू L1 डिवाइडेड बटे L2। इसी तरह का कोई फॉर्मेट आने वाला है ना। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज करेगी। तो इस तरह का मीटर ब्रिज में अरेंजमेंट होती है। तो मीटर ब्रिज कैसे बनता है हम लोग ये बात करेंगे यहाँ पर। इसको मिटाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मेटल स्ट्रिप होता है और एक स्केल लेंगे हम लोग, फिर मेटल वायर लेंगे और एक सेल लेंगे और कुछ नोन रेजिस्टेंस और अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक मेटल स्ट्रिप है, ऐसे
और मेटल स्ट्रिप ही क्यों ले रहे हैं हम लोग इसकी बात करेंगे ऐसे। और यहाँ पर इस तरह से ऐसे। ये हो गया R1, ये हो गया R2। और ये क्या है? ये मेटल स्ट्रिप है, मेटल का बना हुआ है, थिक है, थिक मेटल स्ट्रिप। अब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है कि इसको मेटल स्ट्रिप थिक मेटल क्यों लेते हैं, ये पूछता है कि थिक मेटल क्यों लेते हैं। ओके, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहां से इस तरह से एक मेटल ये वायर है, ये मेटल वायर है, इसको हमने जोड़ा है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, इस तरह से मेटल वायर है। और यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, इस तरह से एक सेल को जोड़ते हैं। ये सेल है, ये माइनस प्लस ईएमएफ दे सकते हैं या सिंपली सेल दे सकते हैं। और यहाँ पे एक हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। और ये स्केल है 100 सेंटीमीटर कहिए या 1 मीटर। ये हो गया आपका मीटर स्केल, मीटर स्केल। तो ये हो गया, इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर या आप कहें तो 1 मीटर। इस तरह से ये अरेंजमेंट किया गया है। ये क्या है, ये है मेटल वायर, मेटल वायर, ठीक है। इस जगह का नाम A है, इस जगह का नाम B है, A और B है। क्लियर? ओके, कोई डाउट नहीं। अब यहां पे क्या करना है कि ये मेटल वायर, यहां से एक गैल्वेनोमीटर को निकालना है और इसमें डिफ्लेक्शन अभी फिलहाल 0 शो कराना है और इस तरह से पॉइंटर को फिट करना है, पॉइंटर फिट करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो R है, R वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, L है। यानी कहने का मतलब है कि लेंथ बढ़ेगी तो उस वायर की रेजिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी। ओके, तो अब यहां पे जब सेल लगाए हैं तो ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो गया क्या, निगेटिव। तो इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है। अब ये वाला जो वायर है AB और इधर से जो ये आ रहा है ये वाला, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, कोई डाउट नहीं। तो जब यहाँ पे लो पोटेंशियल है इस वायर के लिए, तो इस वायर के लिए भी यहाँ पे लो पोटेंशियल है, इस वायर के लिए यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, तो इस वायर के लिए भी यहाँ पर हाई पोटेंशियल है। अब देखो भाई, यहाँ पर हाई पोटेंशियल मतलब कि पॉजिटिव है,
तो धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटते 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 यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव। ओके, इसमें भी देखो इसी तरह से बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल या पॉजिटिव, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल। अब यही पोटेंशियल क्या हो, घटते 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 यहाँ पर नेगेटिव। तो अब यह जरा सोचो कि ये जब घटते 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 जा रहा है तो कहीं पर जीरो पोटेंशियल होगा, होगा नहीं? या मान लो कि यहाँ पर एक्स पोटेंशियल है, एक्स पोटेंशियल, सपोज है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका नाम है एक्स, क्लियर? ये है वाई, ये है एक्स, और मान लो ये जेड, मान लेते हैं कि ऐसा पोटेंशियल है। तो वाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एक्स है, और सबसे कम कौन होगा, जेड। इसमें भी वैसा ही ना है, इस वायर में यहाँ पर वाई है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, इधर कहीं क्या होगा, एक्स होगा, और यहाँ पर क्या होगा, जेड होगा। तो हमको क्या करना है, जरा समझो कि इस पे हम जो पॉइंटर जो है ना, इसको पॉइंटर जो यहाँ पर हम फिट करने वाले हैं, ये जो पॉइंटर, ओके, तो इस पॉइंटर को जब आगे पीछे हम लोग करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आ रहा है? जब हम पॉइंटर को आगे पीछे करेंगे तो यहां पर क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है। तो अब देखो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम क्या करते हैं, खसकाते हैं। देखो अब इसको खसकाते खसकाते हम कहाँ लेके आए, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे आए तो इस जगह का नाम क्या है, P है। तो ये P पॉइंट पर जब आया है पॉइंटर जब कहाँ आया है, P पॉइंट पर आया है ना, पॉइंटर इसको बोलते हैं। तो हम मान लिए पॉइंटर। अब यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बैलेंस है, इसका मतलब हुआ। तो हम लोग कैसे रिजल्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि when pointer moves on AB wire, then galvanometer shows deflection. Galvanometer shows डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। समझ में आ रही बात? नाउ P as a point, now P is a point on AB wire where galvanometer does not shows any deflection, does not show any deflection, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। दैट इज सर्किट इन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। सर्किट जो हो गई वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस हो गई तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 डिवाइडेड बटे RAP, तो एक रेजिस्टेंस हो गया क्या, RA और P है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 5 × L1 लिखेंगे। L1 ये जगह मान लेते हैं क्या, यहाँ से L1 डिस्टेंस पर, तो इधर से कितना हो गया 100 माइनस L1 डिस्टेंस पर। समझ में आया? या सिंपली आप L मान लीजिए, यहाँ से L डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 100 माइनस L डिस्टेंस पर, ये बैलेंस है ना। ठीक है ना, बैलेंस।
तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर आर पी बी बराबर क्या होगा 100 माइनस एल हो गया, इतना हो गया, इनटू क्या हो गया 5, 5 एक कांस्टेंट है। ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है पता है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि R इजिकल टू, यहाँ पर लिखते हैं इसको बैलेंस कर, पढ़े हैं ना हम लोग कि R इजिकल टू रो एल बटे क्या हो गया एरिया, तो रो और एरिया तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो गया 5 इंटू एल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमेशा रहेगा ना, इसका जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस पॉइंट जो है नाउ बैलेंस पॉइंट P from A is L distance पर है, सो 100 माइनस L फ्रॉम 100 माइनस L फ्रॉम B से इतना होगा, क्लियर, ओके। तो क्या लिखेंगे R1 डिवाइडेड बटे RAP, यही ना करते थे याद है, और R2 डिवाइडेड बटे AP यहाँ लिखना है, यहाँ पर हो गया क्या PB, तो ये हो गया क्या R1 डिवाइडेड बटे L, यहाँ पर हो गया R2 और 100 माइनस L, ऐसे R1 बटे क्या हो गया L और R2 डिवाइडेड बटे 100 माइनस L। तो L का वैल्यूज कैलकुलेट करना है, क्या करना है भाई कैलकुलेट L का वैल्यू, तो कैसे करेंगे आप देख लो भाई, L का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको L का वैल्यूज मिलेगी। सिंपल मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना है, सिंपल मैथ्स का यूज करें और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखना है क्या कि R1 100 माइनस L इज इक्वल टू R2 इंटू L, तो R1 इंटू 100 माइनस R1 इंटू L इज इक्वल टू R2 इंटू L, R1 इंटू 100 इज इक्वल टू R1 इंटू L प्लस R2 इंटू L। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया R1 इंटू 100 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू L, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू R1 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, ऐसे। तो ये कहाँ से हो गया, ये हो गया फ्रॉम A से, फ्रॉम A। L इज इक्वल टू R1 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, L इज इक्वल टू R1 इंटू 100 और डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, A से हो गया। तो B से कितना होगा, नाउ फ्रॉम B, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम B, अगर B से बात करें तो क्या होगा, नाउ फ्रॉम B से अगर हम बात करें तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस L करना पड़ेगा, है ना। तो इसी को सोल्व करते हैं, तो 100 तो यहाँ पर रख देते हैं, माइनस L का बदले क्या लिखेंगे, L के बदले लिखना है R1 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, तो यहाँ पर हो गया क्या 100 और R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू 100 डिवाइडेड बटे
R1 प्लस R2। तो यहाँ पर क्या हो गया, R2 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। यहाँ पर क्या हो गया, 100 माइनस L। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हो, ये पोजीशन ऑफ पॉइंटर, पोजीशन ऑफ पॉइंटर फ्रॉम B R2 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। R2 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। क्लियर? तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ पॉइंटर फ्रॉम बी, और ये हो गया फ्रॉम ए। तो याद करना काफ़ी आसान है। जब ए से होगा तो देखो ये R1 है, इसके साइड में कौन है, R1 है, तो R1 इंटू 100 बटे R1 प्लस R2। अब बी से देखो, बी से तो बी की तरफ कौन है, R2 है, तो R2 इंटू 100 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। ये याद करने का तरीका है, काफ़ी आसान है। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, बोर्ड में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मेटल स्ट्रिप को, है ना, मेटल जो स्ट्रिप है उसको थिक क्यों रखते हैं, है ना। ये देखो मेटल स्ट्रिप क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का। व्हाई मेटल स्ट्रिप्स इज थिक इन मीटर ब्रिज। तो सॉल्यूशन, व्हेन मेटल स्ट्रिप is thick, then cross-sectional area is large. So resistance of metal strip is small। तो एक मेटल स्ट्रिप का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, मेटल जो स्ट्रिप होगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यूज क्या होगी, कम होगी। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि R इजिकल टू रो L बटे एरिया। तो R जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एरिया। तो एरिया क्या हो गया, लार्ज हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो लेस हीट होगा, लेस हीट प्रोड्यूस, हीट क्या होगा इसमें, कम होगा। इस तरह की बातें होती हैं। एक और इसमें कंफ्यूजन ये है कि जो सेल आप लगाए हैं ए बी और गैल्वेनोमीटर लगाए हैं आप, मान लीजिए कि यहाँ पर P है, यहाँ पर Q मान लेते हैं ना, PQ। अगर पोजीशन क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि इस सेल का जो पोटेंशियल सेल है वो इसके अबाउट लगा देते हैं, और गैल्वेनोमीटर किसके अबाउट लगा देते हैं, इसके अबाउट लगा देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 10/10 इक्वल टू क्या हुआ, 10/10। तो यहाँ पर क्या होगा, 10/10 इक्वल टू 10/10। एक ही बात हुआ ना भाई, है कि नहीं। इसको देखो, इसको हटाते हैं, व्हाट हैपन, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग करते हैं, क्वेश्चन ही टाइप का है। व्हाट हैपन when position of
QP, QP मतलब कि गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एंड AB मतलब कि सेल, इंटरचेंज। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी पोजीशन ये वाली जो है, यहां पर हम सेल का यूज कर दें और यहां पर गैल्वेनोमीटर का यूज कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या होगा? यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में नो चेंज इन सर्किट एंड पोजीशन एंड बैलेंस पोजीशन, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि होता क्या था, यहां पर हो जाएगा क्या, R1 बटे R2, यानी R1 बटे क्या लिखते थे आप, L लिखते थे, और R2 बटे क्या लिखिएगा, 100 माइनस L लिखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, R1 बटे R2 इज इक्वल टू L बटे 100 माइनस L, ये हो जाएगा। मतलब कि R1 बटे R2 इज इक्वल टू L बटे 100 माइनस L हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े थे कि दिस बटे दिस इक्वल टू दिस बटे दिस, या दिस बटे दिस इक्वल टू दिस बटे दिस, एक ही बात हुआ। तो कोई चेंज नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आप देखना इसको जेईई मेन में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है कि क्या होगा जब हम पोजीशन को क्या कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो कोई चेंज नहीं होगा। सेल की जगह पर गैल्वेनोमीटर को रख दें और गैल्वेनोमीटर को आप सेल की जगह पर रख दें, तो कोई इसमें फर्क नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होती। सर्किट अपना बैलेंस पॉइंट को मेंटेन रखेगा। अब हम बात करते हैं क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन कैलकुलेट करना है क्या, अननोन रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना। मतलब कि एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पॉइंटर कहाँ पे बैलेंस है ये भी आपको दिया हुआ है, और सिंपली आपको अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ R। सपोज दैट लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ R, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ R। ओके, इस तरह से मेटल है, ठीक, ये हो गया। ये आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपको 30 ओम, यहां दिया हुआ है, ओके, 30 ओम दिया हुआ है, यहां से ऐसे, और यही आपको R जो है ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आपको ये मेटल स्ट्रिप है, यहाँ पर आपको इस तरह से सेल दिया हुआ, मान लीजिए कि 10 वोल्ट का आपको सेल दे दिया, 10 वोल्ट या माइनस प्लस, और ये हो गया 10 वोल्ट का अपना सेल दिया हुआ है, ओके। और यहाँ से इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर आया, इसमें 0 डिफ्लेक्शन शो किया, और यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। यहाँ से A है और B है और ये पॉइंटर है और ये आपका Q है, ऐसा। तो सॉल्यूशन करना तो इसका काफी आसान है, अब वो बैलेंस पॉइंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि ये बैलेंस पॉइंट है, ये हमको बैलेंस पॉइंट पता नहीं करना, ये कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट है, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो IG है, IG वो क्या है, 0, ऐसा मानिए। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन बात करें तो पहली बात कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें तो P इज क्या है, P इज बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट, मतलब कि IG में करंट कितना है, 0 है। तो आप बैलेंस पॉइंट है तो आप फार्मूला लगाएंगे 30, मतलब कि जैसे यहाँ लिखते थे ना कि R1 डिवाइडेड बटे
एल लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, R2 लिखते थे, और फिर क्या लिखते थे, 100 माइनस एल। तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि R1 कितना है, 30 है, और ई कितना है भाई, 20 है। याद रखिएगा ये 20 सेंटीमीटर में है, और ये ओम में है ऊपर, ये हो गया क्या R, और ई हो गया 100 माइनस 20, ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ई किस में है, ओम में है, तो आर आ जाएगा ओम में। तो हो गया ये आंसर। इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। बहुत सारे होता है कि इसमें जोड़ देगा, एक पैरेलल में बोलेगा कि अब पॉइंटर कहाँ शिफ्ट करेगा, इस तरह का सवाल रहता है, तो सिंपल ही रहता है। बोर्ड के लिए जो सवाल रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है, वो कठिन नहीं होता है, पहली बात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे क्या 30, यहाँ पर लिखेंगे 30 ओम डिवाइडेड बटे 20 इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या R, यहाँ पर लिखेंगे आप 80, है ना। तो ई हो जाएगा आपको 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो R इजिकल टू जो हो गया 4 इंटू 30 यानी 120 ओम। यही है आंसर। इसी को हम लोग अननोन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग नहीं जानते थे। तो ये जो सवाल है बोर्ड लायक है, सीबीएसई बोर्ड में आपको ये सवाल पूछता है इस तरह का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये पूरा 100 है ना, पूरा तो 100 है, 100 सेंटीमीटर है, तो ई हो जाएगा आपको 100 माइनस 20, 80 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ओके, तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।